मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एसपी शर्मा त्रिवेद आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित महत्वपूर्ण जो न्यूज़ और आलेख हैं उनका विश्लेषण करेंगे। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। प्री मेंटरशिप के तहत आज जो हमारा टारगेट रहेगा वह है एथिक्स के लिए, यानी पेपर 4 के लिए रहेगा कि एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। पेपर 2 के लिए भारतीय संविधान के तहत कौन कौन से संशोधन हैं, क्या प्रोसेस है, क्या उनका महत्व है, क्या उनके समक्ष इश्यूज हैं और क्या किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इसके अलावा आपको 10 MCQ सोल्व करने हैं, 2 आंसर राइटिंग करनी है जो कि PYQ बेस्ड हो सकता है या फिर करंट अफेयर्स बेस्ड कोई अगर टॉपिक हो तो वो लिखा जा सकता है। चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला हमारा जो न्यूज़ है वह है कि जो विदेश मंत्री हैं वो चीन की यात्रा पे हैं जहां वह SCO की बैठक में भाग ले रहे हैं। देखिए, जो पूर्वी लद्दाख में सैन्य तनाव हुआ था 2020 में, उसके बाद एस जयशंकर की यह पहली चीन यात्रा है जहां पर वो SCO की जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उसमें भाग ले रहे हैं। SCO की बैठक में जो महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हुए, यानी जो जयशंकर का भाषण है उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया। पहला है आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर सख्त रुख। SCO की जो स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो 3 बुराइयों से लड़ना था: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। आपको पता होगा कि 2025 में पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। इस हमले के कारण भारत में धार्मिक विभाजन और जम्मू कश्मीर है वहाँ पे पर्यटन अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा भी निंदा की गई। इसी मुद्दे को SCO में जयशंकर के द्वारा भी उठाया गया। इसके बाद बात करते हैं वैश्विक अस्थिरता पर भी चिंता व्यक्त की गई। हाल ही के वर्षों में हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर अनेक संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और दमन देखने को मिले हैं। तो जो जयशंकर है उनका कहना है कि हमारा जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को स्थिर बनाना, जोखिम कम करना और साझा हित है उनकी रक्षा करना है। अब बात करते हैं कि SCO में भारत की भूमिका और पहलें क्या हैं। तो भारत है मेनली स्टार्टअप, नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा और डिजिटल जो सार्वजनिक अवसंरचना है उसमें भारत SCO में अनेक पहलें कर रहा है। भारत का कहना है कि वह सभी जो सकारात्मक और साझा पहले हैं, भले के जो प्रस्ताव हैं, उनका हमेशा समर्थन करता रहेगा। इसके अलावा जो जयशंकर है उन्होंने कहा कि जो हमारा सहयोग है वो आपसी सम्मान, संप्रभुत्व, समानता और सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता है उसके आधार पे होना चाहिए। ये जो टिप्पणी की गई वो चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस पर परोक्ष रूप से इशारा करती है। अब बात करते हैं SCO की। तो जो SCO है उसकी स्थापना कब होती है? 2001 में शंघाई चीन में। इसका उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। जो SCO है इसका उद्गम 1996 में होता है शंघाई 5 समूह से, जिसमें शामिल थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। वर्तमान में इसमें कुल 10 सदस्य हैं, जिसमें चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान में 2017 में इसके सदस्य बने। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। इसमें आप याद रखिए जो किर्गिस्तान है वह तुर्कमेनिस्तान है वो शामिल नहीं है। इसके अलावा ईरान जो 2023 में इसका सदस्य बना, बेलारूस जो 2024 में इसका सदस्य बना। तो वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोध करना, उग्रवाद और अलगाव के विरुद्ध सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य हैं। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण अंग और संस्थाएं कौन सी हैं? तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि मेनली आतंकवाद विरोधी अभियान है उनके लिए है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। SCO को सचिवालय कहाँ पे है? तो इसका सचिवालय है बीजिंग, चीन में। तो ये आप एक क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए कि SCO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसकी सभी बैठकों की अध्यक्षता रूस करता है। B है ये केवल एशियाई देशों का संगठन है। C इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। D है इसमें संयुक्त राष्ट्र की तरह वेटो प्रणाली लागू है। तो देखिए इसकी बैठकें हैं, उनकी अध्यक्षता है वो सदस्य देशों के द्वारा बारी बारी से की जाती है, तो ये गलत है। सेकंड है कि ये केवल एशियाई देशों का संगठन है, तो ये भी गलत है। इसमें एशियाई देशों के बाहर के देश भी शामिल हैं।
सी है कि इसके निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, तो ये सही है। फिर है डी, इसमें संयुक्त राष्ट्र की तरह वीटो प्रणाली लागू है, तो इसमें वीटो प्रणाली को लागू नहीं किया गया है, तो आपका इसमें आंसर रहेगा सी। इसके बाद अगली न्यूज़ है एनसीईआरटी कक्षा 8 है, उसमें बदलाव किया गया है। तो जब भी एनसीईआरटी में कुछ बदलाव होता है तो यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो आपको याद रखना है। और ये जो बदलाव किया गया है वो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के संदर्भ में किया गया है, तो ये दोनों ही टॉपिक आपके प्री और मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो जो कक्षा 8 की पुस्तक है उसमें एक टिप्पणी की गई है कि युद्ध, अत्याचार, सांप्रदायिक कट्टरता और रक्तपात के युगों को तटस्थ दृष्टि से हमें समझने की आवश्यकता है। आज किसी भी व्यक्ति को इतिहास की जो घटनाएं हैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हमारा उद्देश्य क्या है? अतीत से सीखकर बेहतर भविष्य गढ़ना। ये टिप्पणी की गई है कक्षा 8 की पुस्तक में। इसी पुस्तक में इससे पहले लिखा गया है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में जो धार्मिक असहिष्णुता थी और हिंसा थी उसको व्यापक रूप से दर्शाया गया है। तो दिल्ली सल्तनत काल में देखते हैं तो यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता और लगातार सैन्य अभियान है, उनकी चर्चा की गई है। मंदिरों, शिक्षण संस्थाओं पर हमले, लूटपाट और धार्मिक मूर्तियों का विध्वंस, इसको भी दिखाया गया है। एक जो जजिया कर है इसको अपमानजनक और धर्मांतरण को प्रेरित करने वाला बताया गया है। लेकिन हम पहले देखते हैं कि जो पुराना पाठ्यक्रम था इसमें केवल इसे एक अतिरिक्त कर के रूप में ही बताया गया था। उदाहरण के लिए बात करें तो मलिक काफूर द्वारा श्रीरंगम, मडुरे, चिदम्बरम और संभवतः रामेश्वर जैसे हिंदू केंद्र थे उन पर हमले को दर्शाया गया है। इसमें इस्लामी प्रतिवाद को बताया गया है कि जिसके चलते मंदिरों को तोड़ा गया। अब बात करते हैं मुगल शासकों के संदर्भ में। तो बाबर, तो आत्मकथा में बौद्धिक जिज्ञासा की तो चर्चा की गई है, परंतु साथ ही नगरों की पूरी जनसंख्या का कत्लेआम और महिला बच्चों को गुलाम बनाना, खोपड़ियों के स्तूप बनाने का गर्व, ये बाबर में दिखते हैं। इसके बाद करते हैं अकबर की। तो शासन की क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है। चित्तौड़गढ़ विजय के बाद 30,000 नागरिकों की हत्या का इसमें उल्लेख किया गया है। इसी टाइम में जो पत्र लिखा गया था उसमें इन्होंने कहा कि हमने काफिरों के किले जीतकर इस्लाम स्थापित किया है, मंदिरों को ध्वस्त किया है। इसके अलावा ये देखते हैं कि इनके जो प्रशासन था उसमें गैर मुस्लिमों की भागीदारी बहुत ही सीमित थी। बात करते हैं औरंगजेब की। तो पुस्तक में जो कक्षा 8 की पुस्तक है उसमें मंदिरों और गुरुद्वारों के विध्वंस का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए बनारस, मथुरा, सोमनाथ जैन मंदिर और सिख गुरुद्वारे हैं। इसके अलावा इनके फरमानों में धार्मिक प्रेरणा स्पष्ट रूप से दिखती है। कुछ इतिहासकार के अनुसार राजनीतिक कारण भी प्रमुख थे, लेकिन धार्मिक उद्देश्यों को नकारा नहीं जा सकता है। और यही फिर पुस्तक के अंत में स्पष्टीकरण आता है कि कुछ शासकों और आक्रमणकारियों ने भीषण अत्याचार किए, परंतु आज का कोई भी व्यक्ति उन कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसमें कहा गया है कि इतिहास को न तो छुपाया गया है और न ही महामंडित किया गया है। ये जो कुछ भी लिखा गया है ये प्रमाण आधारित और तथ्यात्मक है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पुरानी पुस्तकों से तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि ये पूरी तरह नया पाठ्यक्रम डिजाइन और शिक्षण पद्धतियों पर आधारित है। तो आपको ये दोनों ही टॉपिक, चाहे मुगल हो चाहे सल्तनत हो, आपको प्रॉपर्ली तैयार करने हैं प्री और मेंस के लिए। इसके बाद बात करते हैं बायो स्टिमुलेंट्स की। ये टॉपिक हमने कल भी डिस्कस किया था। आज हम इसका जो बेसिक है उसको कम्प्लीटली कवर करते हैं। तो बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव हैं जो कि जब बीज, पौधे या मिट्टी पर डाले जाते हैं तो पौधों की जो प्राकृतिक जैव प्रक्रिया हैं उनको एक्टिव कर देता है, जिससे इनकी पोषण, उपयोग क्षमता, सहन शक्ति, गुणवत्ता और उपज में सुधार होता है। तो बायो स्टिमुलेंट्स हैं क्या? ये जैव संवर्धक जैव एजेंट हैं। ये कोई उर्वरक या कीटनाशक नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स की। तो कौन कौन से बायो स्टिमुलेंट्स के रूप में कार्य करते हैं? तो ह्यूमिक और जो फुल्विक एसिड आता है वो इसके रूप में कार्य करता है। एमिनो अम्ल और पेप्टाइड्स हैं। समुद्री शैवाल एक्सट्रैक्ट हैं। सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, फ्रेंकिया, ये इसके उदाहरण हैं। बैक्टीरिया और फफूंद भी इसके रूप में काम करते हैं, जैसे माइकोराइजा। प्राकृतिक जो हार्मोन हैं जैसे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन। इसके अलावा जो प्राकृतिक अर्क है जैसे नीम और तुलसी, इनका भी इसके रूप में उपयोग किया जाता है। बात करते हैं इनकी कार्यप्रणाली की। तो इनका जब उपयोग किया जाता है तो पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है। जो पौधे हैं, जो तनाव है जैसे सूखा, गर्मी, लवणता, इनकी सहन शक्ति है वो बढ़ जाती है। ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करते हैं। इससे जो
पौधे हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी बढ़ जाती है, उनकी फोटोसिंथेसिस की जो क्षमता है या दक्षता है उसमें सुधार होता है, और जो मिट्टी है उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो ये था इसमें टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं भारत व अंतरिक्ष। जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है उनकी ऐतिहासिक उड़ान है। जो पहला था इसमें राकेश शर्मा, इसके बाद में जो कैप्टन शुभांशु हैं वो दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। ये यात्रा आपको पता है कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत की गई है। एक्सियोम 4 मिशन है ये नासा और एक निजी कंपनी है एक्सियोम स्पेस, उनका सहयोग से संचालित हुई है। जो ये अनुभव है, जो शुभांशु शुक्ला का जो अनुभव है भारत के जो गगनयान मिशन है उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो शुभांशु शुक्ला उन्होंने 18 दिन जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उस पर बिताए, और अभी कल ही ये वापसी दर्ज की है, इन्होंने वापस सफलतापूर्वक आए हैं। तो एक्सियोम 4 मिशन के लाभ क्या हैं? तो इसमें भारत के जो शुभांशु शुक्ला है उन्होंने 8 महीने का नासा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण प्रक्रिया, सुरक्षा मानक और अंतरिक्ष वातावरण में रहने का जो व्यवहारिक अनुभव है वो भारत के गगनयान मिशन है उसमें काफ़ी उपयोगी होगा। अब जो शुक्ला हैं उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग भी किए ISS पर, जैसे बायोमेडिकल, स्वास्थ्य, स्पेस, फूड और संज्ञानात्मक विज्ञान से जुड़े प्रयोग, जो कि भारतीय वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा डिजाइन किए गए थे। इससे क्या होगा कि भारतीय जो आत्मनिर्भरता है उस अभियान को बढ़ावा मिलेगा। तो हम बात करते हैं भारत के गगनयान की। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय धरती से, भारतीय यान में, भारतीय रॉकेट से, यानी पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत, उससे अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजना। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनको भेजा जाएगा कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। अंतरिक्ष में 3 से 7 दिन का प्रवास होगा। इसके तहत जो लॉन्च व्हीकल होगा उसका नाम है HLVM-3। जो HLVM-3 है उसकी ह्यूमन रेटिंग हो चुकी है, यानी कि अब यह मानव उपयोग के लिए सुरक्षित है। इसके लिए 4 वायुसेना के जो टेस्ट पायलट हैं उनको शामिल किया गया था। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, जिनमें से 3 को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत। इनका प्रशिक्षण भारत व रूस के सहयोग से हुआ है। इसके बाद में एक GS पेपर फर्स्ट या सेकंड जो शहरीकरण है उससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल अभी चर्चा में है, तो इसी को मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है। तो क्वेश्चन है कि गुरुग्राम जैसे आधुनिक नगरों में बार बार जल भराव की समस्या केवल बुनियादी ढांचागत विफलता नहीं बल्कि क्या है, सामाजिक मानसिकता और शहरी नियोजन की मूलभूत विसंगतियों को दर्शाता है। समालोचनात्मक विश्लेषण करें। यानी इसकी की डिमांड क्या है? देखिए, पहला है कि गुरुग्राम में जल भराव की समस्या, ये तो आप इंट्रो में दर्शा सकते हैं। इसके बाद जो मूल है कि जो जल भराव की समस्या है वो बुनियादी ढांचे की विफलता नहीं है बल्कि क्या है, सामाजिक मानसिकता और शहरी नियोजन की मूलभूत विसंगति। तो पहला पार्ट ये आपको जस्टिफाई करना है, सेकंड ये करना है, इसके बाद में आपको विश्लेषण भी करना है, ठीक है, कि इसमें क्या हो सकता है ना, भविष्य में क्या हो सकता है और सरकार क्या कर सकती है, तो वो पक्ष भी आपको दर्शाना है। तो देखिए, जो इसका उत्तर प्रारूप क्या हो सकता है कि आप शुरुआत में गुरुग्राम है जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, वहाँ से किस प्रकार से शहरी क्षेत्र है वो विकसित हो रहा है और किस प्रकार से जल भराव की समस्या उसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा पहला पार्ट आता है जल भराव की समस्या, जो कि बुनियादी ढांचे की विफलता है ऐसा बोला जाता है, जैसे अपर्याप्त ड्रेनेज सिस्टम, अवैध निर्माण से नालों का अतिक्रमण, वर्षा जल प्रबंधन की कमी, विद्युत आपूर्ति प्रणाली का असफल बैकअप, ये बुनियादी ढांचे की विफलताएं दर्शा जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बुनियादी ढांचे की विफलताएं हैं वो एकमात्र समस्या नहीं है। मूल समस्या क्या है? सामाजिक मानसिकता और शहरी नियोजन की मूलभूत विसंगति। तो पहला देखते हैं सामाजिक जो मानसिकता है उसको। तो सामाजिक मानसिकता किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है? देखिए, पब्लिकनेस है उसका अभाव, यानी कि जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक न होकर व्यक्तिगत हैं, यानी कि सब कुछ किससे संचालित होता है? निजी स्वार्थों से।
तो इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थल हैं या फिर सार्वजनिक चीज़ें हैं उनको महत्व नहीं देता है। इसके अलावा इसमें जो आर्टिकल है उसमें बात की गई थी जातिगत और वर्गीय सोच की निरंतरता। देखिए जैसे जो गुरुग्राम है उसका विकास हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो पहले जो जातिगत और वर्गीय सोच थी वो आज भी सेम टू सेम वहाँ पे देखने को मिलती है। फिर है सामूहिक हित की अनदेखी, जैसे जो पंचायती जमीन है उनका अतिक्रमण कर दिया जाता है, वर्षा जल निकासी है वहाँ पे निजी निर्माण कर दिया जाता है। तो ये है जो लोगों की सोच है उस पर बताया गया है। फिर है नियोजन में विफलताएं, जैसे जो भूमि विकास है उसके नाम पे चकबंदी और किलाबंदी का दुरुपयोग किया गया। जो जीआईएस तकनीक थी है ना उसका निजी लाभ के लिए भी दुरुपयोग किया गया है। जो डीएलएफ था वहाँ पे जैसे जो निजी डेवलपर थे उनको लापरवाही से अनुमति दी गई 1981 से जब ये शुरुआत हुई थी। तो ये प्लानिंग में भी विफलता है। इसका परिणाम क्या हुआ? पर्यावरणीय संकट हुआ, जैसे शहरी बाढ़, हरित क्षेत्र का क्षरण हुआ, सामाजिक असमानता बढ़ी, अविश्वास बढ़ा। इसके कारण जब जब बाढ़ आती है तो आर्थिक नुकसान होता है, संपत्ति के मूल्य घटते हैं, व्यापार प्रभावित होता है और साथ ही नागरिकों का शासन पर विश्वास भी कम होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो सार्वजनिक नैतिकता और नागरिक चैतन्य का निर्माण करना, सामूहिक जो सामुदायिक भागीदारी आधारित नियोजन है उसको बढ़ावा देना, अकाउंटेबिलिटी और निगरानी इनको सुनिश्चित करने का प्रयास करना, विशेषकर स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के माध्यम से, जो सार्वजनिक भूमि है उसकी रक्षा करना और पारदर्शी तकनीक जैसे जीआईएस तकनीक है उसका बेहतर तरीके से उपयोग करना, वर्षा जल प्रबंधन और जो हरित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अनिवार्य किया जाना। तो इसमें निष्कर्ष के रूप में आप क्या लिख सकते हैं कि जो गुरुग्राम जैसे शहर है उनमें जल भराव है वो केवल तकनीकी या ढांचागत समस्या नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि जब शहरी विकास का उद्देश्य निजी हित हो और सार्वजनिक चेतना कमज़ोर हो तब आधुनिकता है वो केवल दिखावे का सिर्फ एक आवरण बन जाता है। भारत को आवश्यकता है कि वो शहरीकरण की दिशा में जो सामाजिक पुनर्चिंतन है उसके साथ आगे बढ़े, सिर्फ जो अवसंरचना पार्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान न देने के बजाय सामाजिक पुनर्चिंतन है उस पक्ष को ज़्यादा मजबूत करे। इसके बाद में अगला हमारा जो न्यूज़ है वो भारतीय श्रम बाजार लेबर मार्केट पे जो पीएलएफ रिपोर्ट है वो है। तो पृष्ठभूमि की बात करें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो भारत सरकार का जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा मासिक आधार पे संचालित किया जाता है। जो ये डेटा है वो करंट वीकली स्टेटस पे आधारित है, यानी कि पिछले 7 दिन में व्यक्ति ने क्या एक्टिविटी की उस पे आधारित है। इस रिपोर्ट में मुख्यतः बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी दर और कार्यरत जनसंख्या अनुपात जैसे संकेतकों का विश्लेषण किया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है वर्तमान में। तो एम्प्लॉयमेंट रेट होती क्या है सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है। तो कुल श्रम बल में से कितने लोग काम की तलाश में लगे हुए हैं उनका प्रतिशत क्या दर्शाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो मई और जून है उसमें जो बेरोजगारी दर है वो लगभग इस तरह ही है 5.6 पे। महिला बेरोजगारी दर की बात करें तो उसमें सुधार हुआ है, जो मई में 5.8% था वो अब हो गया 5.6%। पुरुष बेरोजगारी दर है वो 5.6 पे स्थिर है। बात करते हैं ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दर की तुलना। तो जो ग्रामीण है वहाँ पे मई में 5.1 थी और जून में 4.9% है, यानी वहाँ पे कम हुई है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 6.9% थी वो अब बढ़ के 7.1% है, यानी यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे बेरोजगारी दर बढ़ रही है। बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जो दर है उसके घटने का कारण क्या है। तो स्वरोजगार है उसमें वृद्धि हुई है, मौसमी गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं, छोटे व्यापार, मरम्मत सेवाएं आदि में जुड़ाव हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी घटी है। बात करते हैं युवा बेरोजगारी। युवा मतलब 15 से जो 29 वर्ष है उनकी आयु वर्ग के संदर्भ में। तो कुल युवा के संदर्भ में बेरोजगारी दर देखें तो मई में ये 15% थी, लेकिन जून में ये बढ़ के 15.3% हो गई है, यानी नकारात्मक रूप से बेरोजगारी दर बढ़ रही है। महिला युवाओं की बात करें तो ये भी बढ़ रही है, पुरुष युवा वर्ग है वहाँ पे बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो विशेष रूप से जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे युवा बेरोजगारी है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब बात करते हैं श्रम बल भागीदारी दर की। तो श्रम बल भागीदारी दर होती क्या है। तो 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में से वे लोग जो काम कर रहे हैं या आज काम की तलाश में हैं वो सब मिलके श्रम बल भागीदारी दर को दर्शाते हैं। तो मई में ये था
54.8% और जून में ये 54.2% है। तो ये गिरावट क्या है, गिरावट किस कारण से है, तो कम लोग हैं वो नौकरी की तलाश में हैं। गिरावट का कारण क्या है, तो हीट वेव, मौसमी कृषि चक्कर, गृह कार्य की ओर जो अनपेड हेल्पर्स हैं उनका झुकाव, विशेष रूप से जो उच्च आय वाले जो ग्रामीण परिवार हैं उनकी महिलाओं में ऐसा देखा गया है। इसके बाद बात करते हैं कार्यरत जनसंख्या अनुपात की। तो कुल जनसंख्या में से जो कार्यरत हैं उनका प्रतिशत दर्शाता है क्या, कार्यरत जनसंख्या अनुपात। तो जून में इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अब इसके निहितार्थ क्या हैं, तो बेरोजगारी दर लगभग स्थिर है, लेकिन जो LFPR और WPR है उसमें गिरावट है वो एक चिंताजनक संकेत है। युवा महिलाओं में बेरोजगारी और LFPR की गिरावट क्या दर्शाती है, लैंगिक असमानता की ओर इशारा करती है। बात है कि जो मौसमी प्रभाव, शहरी बेरोजगारी और कम स्टेम रोजगार सृजन जैसे विषयों पर नीतिगत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हमें क्या करना होगा, ग्रामीण स्वरोजगार, स्किलिंग और महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु योजनाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं सीरिया का जो स्वेदा संघर्ष है और संघर्ष विराम की। पृष्ठभूमि की बात करें तो जो स्वेदा प्रांत है जो कि कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी सीरिया में स्थित, जहाँ पे कौन लोग रहते हैं, द्रुज अल्पसंख्यक समुदाय का गढ़ है। 2011 से चल रहे गृह युद्ध, तो सीरिया में 2011 से क्या चल रहा है, गृह युद्ध के बाद ये एरिया था वो काफ़ी शांत था, लेकिन हाल ही में फिर से यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई है। संघर्ष का कारण क्या है, तो हिंसा की शुरुआत है वो बेदुइन जनजातियाँ और जो द्रुज गुट हैं उनके बीच संघर्ष है। तो ये दो जनजातियाँ वहाँ पे निवास करती हैं। तो हम देख लेते हैं सीरिया का जो स्वेदा क्षेत्र है वो कहाँ पे है। तो देखिए ये सीरिया का मैप आपका, ठीक है, ये जिसकी ये सीमा मेडिटेरियन सी से लगती है। तो जो स्वेदा रीजन है वो यहाँ पे है, ये स्वेदा आपका रीजन है। इसके अलावा अलेप्पो भी काफ़ी चर्चा में रहता है आपका, है जो लटाकिया है वह भी काफ़ी चर्चा में रहता है। दमिश्क ये एरिया है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इसकी सीमा किन किन से लगती है सीरिया की, तो इधर तुर्की से लगती है, इराक है, इधर जॉर्डन है, लेबनान है, और जो आपका गोल्डन हाइट्स है जो कि इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो ये रीजन्स हैं। तो आज हमारे लिए जो चर्चा के महत्वपूर्ण न्यूज़ थे वो यही थे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।